समाप्त कर दिया था। फिर हमने पढ़ा कि कुंभा की उपाधियां मुस्लिम राजाओं को हराया, हिंदू सुल्तान, संगीत की जानकारी है, अभिनव भट्टाचार्य या नव्य भट्ट लिटरेचर की जानकारी है, रणौरासो फिलीफोर्स जीत लेता है, हाल गुरु, आर्चर अच्छा है, चाप गुरु, फॉलोवर ऑफ विष्णु है, परम भागवत और आदिवरा। ये देख लो, हमने 7 मिनट में 1.5 घंटे का रिवीजन कर दिया। जो 1.5 घंटे में चीजें पढ़ी थी उनको आप चाहो तो इसे 5-7 मिनट में रिवीजन कर सकते हो। इसलिए हर क्लास का खुद ही रिवीजन कर लिया करो। पढ़ाई वो नहीं है जो रजिस्टर खोल के की जाती है, पढ़ाई वो है जो नोट्स बंद करने के बाद की जाती है। आपने पढ़ लिया, अब उनका मनन कितना करोगे, रिवीजन कितना करोगे। अपने गांव में सीधी सीधी कहावत है कि बढ़नो को नहीं गुणनो है, कि केवल पढ़ना नहीं है, बाकी उनको गुणना है, बार बार उनका मनन करना है। अब अपने आगे पढ़ लेते हैं, आगे कुंभा के बाद में क्या था। तो देखो अब आगे कुंभा के बाद में मेरा अगला राजा लिखा हुआ है रायमल। पढ़ते हैं, देखो रायमल जी के बारे में। अपने रायमल जी के बारे में पढ़ेंगे तो एक तो बात आई रायमल जी की, रायमल की राजनीतिक उपलब्धियां, पॉलिटिकल अचीवमेंट कोई ज्यादा है नहीं रायमल जी के बारे में, थोड़ी थोड़ी बातें मैं बता देता हूँ। पॉलिटिकल अचीवमेंट सीधी सीधी से एक याद रखनी। हुआ क्या था, कुंभा के जस्ट बाद में रायमल राजा नहीं बने। देख लो, कुंभा का टाइम पीरियड 1468 पे खत्म हो रहा है और रायमल का 1473 पे जाके तो शुरू हो रहा है। तो क्या हुआ था, वास्तव में कुंभा को उनके बेटे ने मार दिया था। कुंभा के बेटे का नाम था उद्दा। उद्दा नाम का बेटा था। कहते कुंभा एक तो लास्ट टाइम में थोड़े बीमार से रहने लग गए थे, और एक दिन, और उद्दा जो था वो राजा बनना चाहता था। उद्दा का नंबर नहीं आ रहा था, कुंभा मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उद्दा को लगता था यार बापू कब जाए और कब अपना नंबर है। तो कहते हैं एक दिन कुंभलगढ़ का जो किला है उसके अंदर एक शिवलिंग लगा हुआ है, मामादेव कुंड है, मामादेव कुंड के पास में एक शिवलिंग है। कहा जाता है कि शिवलिंग 5.5 फीट ऊंचा है, 5.5 फीट का हुआ मेरे लगभग यहाँ तक। और कहते कुंभा उस पर बैठ के पानी चढ़ाया करता था। अब देखो कुंभा कितना डील का डाकी टाइप का आदमी रहा होगा। और एक दिन कुंभा उस शिवलिंग के पास में बैठ के जल चढ़ा रहा था, बम बम भोले बोल रहा था। उद्दा पीछे से गया, सामने से तो मार नहीं सके, उद्दा पीछे से गया और उसने जाके कुंभा को मार दिया। तो कुंभा की हत्या उसके बेटे ने की थी, बेटे का नाम था उद्दा। उसके बाद उद्दा राजा बन गया। लेकिन अब बाप के हत्यारे को तो जनता कैसे स्वीकार करे, इसलिए जो सामंत थे, जो जनता थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और उन्होंने कुंभा का जो दूसरा बेटा था रायमल, हमने पढ़ा था जोधा की बेटी श्रृंगार का उससे शादी हुई थी, इसको बुलाया। रायमल और उद्दा के बीच में लड़ाई हुई और रायमल ने उद्दा को भगा दिया और राजा बन गया। हालांकि उद्दा कहते हैं मालवा वालों से और सहायता लेने के लिए चला गया था, लेकिन एक दिन वहां सहायता वगैरह लेने की कोशिश कर रहा था। एक दिन बरसात के टाइम में बिजली गिर गई ऊपर, और बिजली गिरने से उद्दा की मृत्यु हो गई थी। दोनों तीनों बातें याद रखना। एक तो रायमल ने शासन कैसे प्राप्त किया, तो अपने भाई उद्दा को हरा के। कुंभा को किसने मार दिया, तो कुंभा को उद्दा ने मार दिया था। उद्दा की डेथ कैसे हुई, उद्दा की जो डेथ थी वो बिजली गिरने से हो गई थी। तो राजनीतिक उपलब्धि तो एक ही बड़ी सी। यूं तो इसने मालवा वाले राजाओं के साथ लड़ाई भी लड़ी थी और उनको भी हराया था, पर बड़ी बात ये याद रखना कि इसने अपने भाई उद्दा को हटा के राज्य प्राप्त किया था। और अपने दुआ है एक अच्छा सा कि उद्दा बाप ने मारी जाए, लिखियो लब है राज, कि उद्दा बाप को नहीं मारना चाहिए, राज तो वही मिलेगा जो लिखा हुआ है। देश बसायो रायमल, कि देश तो बाद में राजा तो कौन बनाया, रायमल। सरियो ने एको काज, लेकिन तेरा तो एक भी जो काम था वो पूरा नहीं हुआ था, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो उद्दा वाली याद रख लेना भाई थोड़ा। और कुंभा की डेथ कैसे इस बहाने वो भी याद हो जाता है अपने। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखो ये जरूर थोड़ी पॉलिटिकल अचीवमेंट तो नहीं, ज्यादा कल्चरल वाली पे ज्यादा ध्यान देने वाली सी बात है। ये है 2-3 चीजें पढ़ेंगे। देखो एक तो रायमल ने चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर बनवाया था, अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं उसको। अद्भुत जी का मंदिर है क्या, शिव जी की मूर्ति है, अच्छी सी त्रिमूर्ति, अच्छी सी बनी हुई, थोड़ी अद्भुत टाइप की मूर्ति है, शिव जी का मंदिर है, इसलिए इसको अद्भुत जी का मंदिर कहने लगे। और कोई बात नहीं, इतनी याद रखनी। और अपने तो लोकल भाषा वालों को तो अद्भुत जी नाम ही नहीं आता था, अपने लोकल भाषा वाले कहते थे अद्भुत जी का मंदिर, कि अद्भुत जी का मंदिर है, तो आप अद्भुत जी का मंदिर कह दो चित्तौड़ में शिव जी का। ये तो कोई अद्भुत जी के मंदिर भी अपने 2-3 मंदिर है जिनके बारे में कहा जाता है। ये तो जो नागदा है, नागदा जो इनकी राजधानी हुआ करती थी, वहां नागदा में कोई एक जैन मंदिर है, शांतिनाथ भगवान का जैन मंदिर है। कौन से भगवान जी का, शांतिनाथ जी का। इसको भी अद्भुत जी का मंदिर ही कहा जाता है, अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं। एक मैंने जो समिधेश्वर मंदिर बताया था उसको भी कहते हैं।
और इसको भी कहते हैं, तो ये भी याद रख लेना आगे। तो चित्तौड़ में तो हो गए दो, समिदेश्वर वाला है, उसकी बातें हमने पढ़ ली, भोज परमार ने बनवाया था, मोकल ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था, और उसको भी अद्भुत जी का मंदिर कहते हैं, वो भी शिव जी का, ये शांतिनाथ जैन वाला, और ये भी अद्भुत जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, चित्तौड़ के अंदर, ये रायमल के टाइम में बना था। फिर जो नागदा वाला मंदिर है, बनवाया किसने? कैलाशपुरी वाला जो मंदिर था, या नागदा का दो या कैलाशपुरी का दो, एकलिंग जी वाला जो मंदिर है, बनवाया किसने? तो बापा रावल ने। उसका हम पढ़ते हैं कि उसका आगे परकोटा कौन बनवाता है? तो मोकल। पर आज वो जो दिखता है, उसकी प्रेजेंट शेप जो दिखाई देती है, उसके जो प्रेजेंट फॉर्म अपने दिखाई देती है, वो किसी ने बनवाया था? तो रायमल ने बनवाया था। तो कैलाशपुरी का जो एकलिंग मंदिर है, उसका वर्तमान स्वरूप, उसकी प्रेजेंट फॉर्म, इसी राजा ने बनवाई थी भाई, ये ध्यान रख लेना। फिर इसकी रानी, मैंने रानी का नाम बता ही दिया था, इसकी श्रृंगार कंवर। और श्रृंगार कंवर ने चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है गोसुंडी, वहां पर एक बावड़ी बनवाई थी। बावड़ी मैंने बता ही दिया था, ऐसे कुएं जिनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई, स्टेप वेल जो हुआ करते थे, उनको बावड़ी बोलते थे। तो एक बावड़ी का निर्माण श्रृंगार कंवर जो इसकी रानी थी, उसने करवाया था। फिर इसकी बहन जो रमाबाई थी, और रमाबाई को जो जावर प्रगना दिया गया था, तो उसने भी इसी के टाइम में वहां पर जावर के अंदर रमा स्वामी का मंदिर बनवाया था। विष्णु भगवान का मंदिर है, याद रख लेना। तो देख लो, सब कुछ ही बन गया, तीन चार चीजें। इसने खुद ने चित्तौड़ में शिव जी का मंदिर बनवाया, अद्भुत मूर्ति की वजह से अद्भुत जी का मंदिर का, अद्भुत जी का, अद्भुत जी का मंदिर समिदेश्वर वाले को भी कहते हैं, अद्भुत जी का मंदिर नागदा में शांतिनाथ जैन मंदिर, उसको भी कहते हैं। इसी ने कैलाशपुरी में एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया। इसकी रानी श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी में एक बावड़ी बनवाई। इसकी बहन रमाबाई ने इसी के टाइम में जावर के अंदर रमा स्वामी मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया था, कुंड और बनवाया था, वहां पे एक पौंड जलाशय और बनवाया था। तो ये रायमल जी की थोड़ी याद रखने वाली बात है, तीन चार चीजें। इनमें से कोई पूछ लेगा कि एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने दिया, या चित्तौड़ के अद्भुत जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, या इसकी रानी श्रृंगार कंवर ने एक बावड़ी कहां पर बनवाई थी, गोसुंडी में बावड़ी, गोसुंडी कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। इसकी बहन रमाबाई ने मंदिर कहां बनवाया? तो जावर प्रगना दिया गया था, जावर में बनवाएगी। किसका मंदिर? तो रमा स्वामी का मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर बनवाएगा। तो ये सारी बातें याद रखना थोड़ी सी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखो, देखे एक लिखा हुआ है गोसुंडी अभिलेख। मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि गोसुंडी में श्रृंगार कंवर ने एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। इस गोसुंडी में हमें दो अभिलेख प्राप्त हुए। अभिलेख मैंने बता दिया, इंस्क्रिप्शन, कि कोई भी निर्माण कार्य वगैरह होता तो वहां पे कोई भी इंस्क्रिप्शन हुआ करता। गोसुंडी में श्रृंगार कंवर ने बनवाई। श्रृंगार कंवर रायमल की रानी थी, तो 1504 ईस्वी में उसने वहां पर एक अभिलेख लगवाया। सामान्य सी जानकारी है कि मैं श्रृंगार कंवर हूं जो इस बावड़ी का निर्माण करवा रही हूं। साथ में उसने अपने दादाजी के पापा का नाम भी लिखा है। पापा का नाम क्या था? जोधा। दादाजी का नाम क्या था? रणमल। अभिलेख किसका है? श्रृंगार कंवर का। क्या जानकारी देता है बावड़ी निर्माण? सीधी सीधी बात याद है, 1504 ईस्वी का गोसुंडी में अभिलेख मिला है, जो रानी श्रृंगार कंवर जो रायमल की रानी थी, उनके बावड़ी निर्माण की जानकारी देता है। श्रृंगार कंवर इसमें अपने पिता तथा दादा की जानकारी देती है। पिता का नाम जोधा, दादा का नाम रणमल। बताया मैंने, पढ़ते कंटिन्यू से। पर ये वाला अपने याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो ठीक। ये वाला अभिलेख ज्यादा याद रखना अपने। तो पुराना अभिलेख है, देखो, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है, सेकंड सेंचुरी बीसी का एक अभिलेख है, बहुत पुराना अभिलेख है। अभिलेख बड़ी जोरदार सी जानकारियां देता है। पहले मैं जानकारियां बताता हूं, फिर इसकी काम की बात। तो अभिलेख ये कहता है कि यहाँ पे गज वंश का एक राजा था, गज डायनेस्टी का राजा था, जिसका नाम था सर्वतात। उसने यहां पर अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ समझते हो? अश्व मतलब घोड़ा, वो जो हम रामायण में पढ़ते हैं, तो भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। घोड़ा छोड़ देते थे, जहां जहां घोड़ा जाएगा वो जमीन हमारी है, जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा उससे हमको युद्ध करना पड़ेगा। इसी के अंदर लिखा हुआ है कि इस सर्वतात ने
संकर्षण और वासुदेव की पूजा की पूजा की इनकी। अब ये कौन, संकर्षण वासुदेव कौन? वासुदेव तो भगवान कृष्ण हम सब जानते हैं, संकर्षण भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम। तो उसने बलराम और कृष्ण की पूजा की। अब इतनी बातें इसके अंदर लिखी हुई है, तो उसने ये जानकारी दी कि भाई मैं इनकी पूजा कर रहा हूँ, पूजा के लिए ये पत्थर वगैरह यहाँ पे रखवा रहा हूँ, 4 दीवारी बनवा रहा हूँ, अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ, ये सारी जान। पर हम ये कहते हैं कि यार दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व को लेकर उसमें है कि संकर्षण और वासुदेव की पूजा हो रही है यहाँ पे। भगवान कृष्ण का जो धर्म है, जो धर्म जिसको हम मानते हैं, उसको हम कहते हैं भागवत धर्म। या भगवान कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार थे, तो हम उनको कहते हैं वैष्णव धर्म या भागवत रिलीजन या वैष्णव रिलीजन। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस समय जो लोग थे वो भागवत रिलीजन या वैष्णव रिलीजन जो है उसको फॉलो कर रहे थे, इसीलिए वो यहाँ पे कृष्ण और बलराम की पूजा कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं, तो उनके नाम से अश्वमेध यज्ञ करवाया जा रहा है, उनकी पूजा करने के बाद अश्वमेध यज्ञ करवाया जा रहा है। अब आपका क्वेश्चन ये बनेगा, राजस्थान में भागवत रिलीजन या वैष्णव रिलीजन दोनों एक ही बात है, की इंफॉर्मेशन देने वाला ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन कौन सा है? गोसुंडी अभिलेख। कौन से राजा का है? सर्वतात। किस वंश का राजा था? गज वंश का था। कहां से मिला? गोसुंडी से। कब मिला? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। पूछा हुआ है, प्री में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये याद रख लेना भाई, अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ लेना, इसको याद कर लेना आपने। तो ये आपके 2 अभिलेख है गोसुंडी के अंदर मिले, एक तो इस बावड़ी के साथ ही मिल गया है गोसुंडी में, और एक बहुत पुराना अभिलेख है। दोनों, बावड़ी वाला याद रहे तो भली बात, नहीं याद रहे तो भली बात, दूसरे वाला पक्का याद रखना। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख, गजवंश के राजा सर्वतात की इंफॉर्मेशन, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी, संकर्षण और बलराम वासुदेव की पूजा की जानकारी। संकर्षण का मतलब है बलराम जी, वासुदेव का मतलब भगवान कृष्ण। और इसकी पूजा से हमें पता चलता है कि ये भागवत रिलीजन को फॉलो कर रहा था या वैष्णव रिलीजन को फॉलो कर रहा था। पूछा हुआ सवाल है, दोबारा याद रख लेना भाई, है ना? ठीक है, तब इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है रायमल के बेटे। चलो रायमल के बेटों के बारे में पढ़ते हैं। पहला बेटा है पृथ्वीराज, बड़ा शक्तिशाली, होनहार, पराक्रमी, साहसी, निडर, जितने आप जानते हो युवा छिलों की धड़कन टाइप का, उस टाइप का एकदम राजकुमार हुआ था। और लड़ाइयों में तो था तेज तर्रार। कहते हैं मतलब यूं सुनाई देता कि आज राजकुमार पृथ्वीराज कहाँ पर है, तो आज सोजत लड़ने के लिए गया, आज की आज पाली, आज का जालोर, अब चित्तौड़ आ गया, अब कहाँ गया, अब नागदा गया, अब कहाँ गया, अब आपके प्रतापगढ़ साइड में चला गया। तो इतनी तेज गति से आक्रमण किया करता था, इसके नाम ही निकाल दिए गए और इसको कहा गया फ्लाइंग प्रिंस, उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार कहते थे, इसको फ्लाइंग प्रिंस कहा करते थे। और कहते हैं कि इसकी एक रानी थी, उनका नाम था तारा, और अपनी रानी तारा के नाम पर इन्होंने अजमेर वाला जो किला है, इसका पहले नाम तो अजमेरगढ़ था और इसने इसका नाम बदल कर दिया था तारागढ़। इसके नाम पर इसका नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया था। 2 जानकारियां याद रखने वाली सी बात है। ये तो कोई पूछे कि अजमेर के किले का नाम किसने बदल दिया था, तारागढ़ किसने कर दिया था, तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने कर दिया था, राजकुमार पृथ्वीराज ने कर दिया था। राजकुमार पृथ्वीराज को क्या कहा जाता है, तो उनको उड़ना राजकुमार, फ्लाइंग प्रिंस कहा जाता है। तेज गति से आक्रमण करने के कारण, जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के कारण उस बंदे का नाम क्या पड़ गया, उड़ना राजकुमार या फ्लाइंग प्रिंस। रानी का नाम क्या था, तारा, इसलिए नाम बदलकर अजमेर में रहती थी तारा, तो इसने कहा भाई अपनी रानी यहाँ पे रहती है, तारा जहाँ रहती है, तो गढ़ का नाम क्या होना चाहिए, तारागढ़ होना चाहिए। फिर ऐसा कहा जाता है कि इसकी एक बहन थी अनंदाबाई, और अनंदाबाई की जो शादी थी वो सिरोही के राजा के साथ की हुई थी। सिरोही के राजा का नाम था जगमाल देवड़ा, इसके साथ में शादी की हुई थी। और जो जगमाल देवड़ा सिरोही का राजा था, वो आनंदाबाई को तंग करता था। आनंदाबाई ने एक बार मैसेज किया पृथ्वीराज के पास कि भैया ये मुझे तंग करते हैं। पृथ्वीराज गैरिसन जाके उन्होंने जीजा जी को धमकाया, जीजा जी इस बार मेरी बहन को तंग किया तो देख लेना, टांगे तोड़ दूंगा। जगमाल को बड़ा बुरा लगा, पर करेगा, डाकी टाइप का आदमी था, मारे पकड़ गए। तो उसने कहा ठीक है सर, सॉरी, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगा। कहते हैं दूसरे दिन जब पृथ्वीराज रवाना होने लगा, तो उसने पृथ्वीराज को जाते समय कहा, अरे अरे खाना वाना तो खा जाओ। तो उसने कहा नहीं नहीं, लेट हो जाऊंगा, मैं अभी जाऊंगा। तो ये चलो नाश्ता ले जाओ, साथ में ले जाओ खाना। तो उसने कहते हैं कि लड्डू बंधवा के दिए साथ के अंदर। पृथ्वीराज ने पूछा बेचारे लड्डू कहाँ से लाए, तो यार आपकी बहन बनाती थी, स्वाद आपको पता ही नहीं है। तो उसने कहा भाई हमारे वहां तो नहीं बनाती थी, लेके जाओ खा के देखना। रास्ते में पृथ्वीराज ने लड्डू खाए, उन लड्डुओं में उसने जहर मिला दिया था, जहर मिला दिया था, तो
पृथ्वीराज उन लड्डुओं के जहर वाले लड्डू खाने से एक्सपायर हो गया, मर गया। फिर पृथ्वीराज की जो छतरी बनी हुई है वो अपने कुंभलगढ़ के किले के अंदर बनी हुई है। कुंभलगढ़ वाला जो किला है इसके अंदर पृथ्वीराज की छतरी, छतरी मैंने बताई थी दिन पहले भी, कैनोपी कर दो आप इंग्लिश में, आप इंग्लिश में इसको सेनेटफ कर दो। और इसमें 12 पिलर है, 12 खंभों की छतरी है, 12 पिलर बने हुए हैं, 12 खंभे। तो याद रख लेना भाई पृथ्वीराज की छतरी कहां पर है, तो कुंभलगढ़। तो 2-3 बातें कि पृथ्वीराज किसका बेटा था, रायमल का। क्या कहते हैं, उड़ना राजकुमार। रानी का नाम तारा। कौन से किले में रहती, अजमेर। नाम बदल के क्या कर दिया, तारागढ़। और इसकी खुद की छतरी कहां पर बनी हुई है, तो कुंभलगढ़ के किले में। और कितने पिलर बने हुए उसमें, तो 12 पिलर बने हुए। तो ये पृथ्वीराज की जानकारियां सारी याद रख लेना। इसके बाद में आगे वाला पढ़ते हैं। देखो एक बेटा जयमल, सुनना थोड़ी सी बात वापस सुनना मेरे। जब रायमल राजा थे तो टोंक में अपने एक जगह पड़ती है टोडा, और टोडा में कोई एक सुल्तान सोलंकी नाम करके राजा हुआ करता था। सुल्तान सोलंकी पे लल्ला खां पठान ने हमला किया और इसे टोडा छीन लिया। टोडा पड़ता है अपने टोंक के अंदर। तो सुल्तान सोलंकी बेचारा हार गया, तो अपने परिवार को लेके यहां से रायमल जी के पास चला गया मेवाड़, कि रायमल जी हमें शरण दो। तो सुल्तान सोलंकी वहां रहता था। सुल्तान सोलंकी की राजकुमारी थी तारा, बेहद सुंदर अद्वितीय राजकुमारी। और सुल्तान सोलंकी ने एक शर्त रखी, कई राजकुमार उसे शादी करना चाहते थे, कि मैं तारा की शादी उससे करूंगा जो मेरे को टोडा जीत के देगा। जयमल ने कहा मैं जीत दूंगा। रायमल जी के सारे बेटे थे, जीते बेटे थे, उनमें जयमल ने कहा मैं जीत दूंगा। तो कहा सुल्तान सोलंकी ने कहा तो बस सगाई इनके साथ में पक्की। अब उधर जयमल तैयारियां कर रहा था युद्ध वगैरह की। एक दिन कोई शाम को ठंडा मौसम था, साथ वाले किसी दोस्त ने भड़का दिया और जयमल को आगे, और भाभी जी से बातचीत होती है कि नहीं होती है? नहीं नहीं यार बातचीत तो नहीं थी। क्या बात करते हो, व्हाट्सएप वगैरह पे भी कोई मैसेज नहीं भेजते? उसने कहा नहीं नहीं यार कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं। तो यार मिलना चाहिए आपको, आपकी वाइफ होने वाली, आपको बातचीत करनी चाहिए। जयमल थोड़ा लिया हुआ था ही, वो उन सोलंकियों के पास चला गया और उसने सोलंकियों को जाग कहा कि मुझे तारा से मिलना है। सोलंकियों ने मना किया बेचारों ने, अभी तो तू आसमान वाले तारे देख ले, शादी होने के बाद तारा से मिल लेना। जयमल ने कहा अच्छा चोरी और सीना चोरी, एक तो मेरे बाप के राज में बैठे हुए हो, फिर मेरे को ऐसे रिप्लाई देते हो, फिर मैं तुम्हारा जवाई हूँ। सगाई अपने आप में आधा विवाह होता है, आपकी बेटी की शादी मेरे से होगी, मेरे को आप ऐसे रिप्लाई नहीं कर सकते, सम्मानजनक तरीके से बोलो और मुझे मिलवाओ। उन्होंने वापस उन्होंने भी नहीं किया, तो जयमल उनसे लड़ाई पे उतरा है, तो उन लोगों ने मार दिया। तो जयमल जो था वो सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। तो कोई पूछ ले कि रायमल का कौन सा बेटा सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, तो जयमल मारा गया था। और तारा वाले चक्कर में। और जब पता चला, रायमल जी को पता चला कि जयमल ऐसे ऐसे सोलंकियों ने मार दिया जयमल को, तो रायमल जी ने कहा कोई बात नहीं, बेलखना बेटा था, ऐसी गलतियां करेगा तो मरना ही चाहिए, भले ही मेरा बेटा था लेकिन सोलंकियों को कोई दंड नहीं मिलेगा। अब तारा की सगाई तो जयमल के साथ ही हो रखी थी, तो फिर वापस कहा अब कौन जीत के देगा, तो पृथ्वीराज ने कहा मैं जीत दूंगा। तो बाद में पृथ्वीराज की तारा के साथ सगाई की गई। फिर पृथ्वीराज ने टोडा पर हमला किया, लल्ला खां पठान को हराया, और कहते हैं उस समय उसने नागौर के मल्लू खां को भी हरा दिया था, दोनों को एक साथ हराया था। सॉरी नागौर के अजमेर के मल्लू खां को भी हराया था, ये सहायता करने के लिए आया था। और जीतने के बाद में शादी कर ली तारा के साथ में। और फिर चूंकि इसने अजमेर के मल्लू खां को हरा दिया था पृथ्वीराज ने, इसलिए तारा को बाद में अजमेर में रखा। इसलिए जो मैंने पहले बात बताई, अजमेर का नाम बदल कर क्या कर दिया था इसने, तारागढ़ कर दिया था। तो तारा वाली बात भी याद रह जाएगी इस बहाने, और जयमल वाली बात भी आपकी याद रह जाएगी। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर रायमल जी का एक बेटा था सांगा। ये 3 मुख्य बेटे थे, तो खूब सारे बेटे थे पर ये 3 मुख्य बेटे थे। इन तीनों में पहले इस बात की लड़ाई थी कि अगला राजा कौन बनेगा। पृथ्वीराज कहता मैं बनूंगा, जयमल कहता मैं बनूंगा, और सांगा कहता मैं बनूंगा। ये तीनों भाई आपस में इन चीजों को लेकर लड़ते रहते थे। समझाया भी रायमल जी ने 1-2 बार, यार मेरे सामने तो क्या लड़ते रहते हो, मेरे मरने के बाद कोई बन जाना, पर भाई आपस में माने नहीं। तो इनके एक अंकल हुआ करते थे सारंग देव। सारंग देव जी ने एक दिन कहा कि देखो एक काम करते हैं, चित्तौड़ के पास में एक कोई मंदिर है, वहां पर एक बूढ़ी महिला रहते हैं, वो हाथ देख के बताते हैं कि किसका भाग्य तेज है, और वो बताएगी वैसे कर लेंगे। गए उनके पास, जाके उन बूढ़ी महिला का कि भाई 3 रायमल जी के राजकुमार है, और तुम बताओ कि इनमें से अगला राजा कौन बनना चाहिए। सियाणी महिला थी, उसने कहा कोई बन जाएगा, अभी क्यों लड़ते हो आपस के अंदर। पृथ्वीराज बड़ा गुस्सेल बदमाश आदमी था, और पृथ्वीराज ने अपनी तलवार निकाली बाहर। उसने कहा बताती है नहीं बताती, फिलोसफी झाड़ रही फालतू की। उसने बुढ़िया ने पृथ्वीराज की तरफ देखते कहा कि तू तो नहीं बनेगा।
पृथ्वीराज ने कहा कोई बात नहीं, तू तो इन दोनों में जमूरों में से बता, इनमें से कौन बनेगा। और उसने कहा इनमें से तो सांगा बनेगा। और जैसे उसने सांगा का, पृथ्वीराज और जयमल दोनों को गुस्सा आया, सांगा पे टूट के पड़े। और कहते पृथ्वीराज ने सांगा की तलवार मारी तो सांगा की आंख फोड़ दी थी। सारंग देव जी जैसे तैसे बीच के अंदर पड़े, सांगा का भाग यहाँ से, सांगा ने वहां से चपले हाथ में ली और भाग गया सांगा। और कहते भाग के सांगा आगे एक गांव था सेवंत्री, वहां रूपनारायण जी भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में जाके छुप गया। कहते वहां पर एक दर्शन करने के लिए एक यात्री आया हुआ था, मारवाड़ का राठौड़ यात्री था, बिद्दा जेतमालोत। बिद्दा जेतमालोत वहां पे बैठा हुआ था और सांगा ने उसको आगे, यार मेरे ऐसे से पीछे भाई आ रहे हैं, बचा। उसने कहा तू छुप जा, मैं देख लूंगा। पीछे से जयमल आया, जयमल ने आकर भाई इधर हमारा भाई है, और कहाँ छुपा रखा उसको। बिद्दा जेतमलोत ने बताया नहीं, तो जयमल को पता चलेगा, अच्छा इसको पता है फिर भी नहीं बता रहा। उन्होंने युद्ध किया, लेकिन कहते हैं कि भाई बिद्दा जेतमलोत सांगा को तो वहां से भगा देता है, जयमल के साथ वो लड़ता है और लड़ते हुए वहां पर शहीद हो जाता है। तो मतलब एक व्यक्ति जिसने शरण दिए हुए व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, वो कोई व्यक्ति था तो बिद्दा जेतमालोत था। हमारे राजस्थान की कहावतें हैं, दोहे कहते हैं उसको कि जेतमाल दल जूंजिया करवाड़ा कटे। जेतमाल का जो दल था वो जूंजा था, वहां पे लड़ा था और कट गया था मरते मरते। जेतमाल जल जूंजिया करवाड़ा कटे, सांगो भोगे चित्रकूट। चित्तौड़ को चित्रकूट कहते थे कि सांगा चित्तौड़ का राजा बना, सिर बिद्दा सटे, कि उस दिन बिद्दा ने अपना सिर दिया था, इसलिए बाद में सांगा चित्रकूट को भोगता है, क्योंकि जेतमालों के दल वहां पे कट कट के लड़ते हुए मारे गए थे। अब सांगा अब कहां जाए, तो कहते सांगा फिर वहां से भागा और भाग के नागौर में अपने एक जगह, सॉरी अजमेर में अपने एक जगह पड़ती है श्रीनगर, नागौर, नागौर कैसे नाम आ रहा है। और यहाँ पर एक थे करमचंद पंवार। इन करमचंद पंवार के पास में सांगा आ गया और इनको आखा किसी को बताना मत और मेरे को यहाँ पे रख लो। सांगा इनके पास आगे छुप गया। पीछे से समाचार आए कि जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। पीछे से और समाचार आए कि जगमाल देवड़ा ने पृथ्वीराज को जहर देकर मार दिया। अब सांगा को लगा कि दोनों भाई खत्म हो गए। सांगा वापस रायमल जी के पास में जाता है। रायमल जी भी तब तक बूढ़े हो गए थे, उनको भी अगला उत्तराधिकारी बनाना था। सांगा गया तो उन्होंने सांगा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दोनों बातें याद रखना कि सांगा के भाइयों के साथ लड़ाई हुई, पहले बचाता तो कौन है, तो सेवंतरी गांव के रूपनारायण जी के मंदिर में बिद्दा जेतमालो तो उनको बचाता है। फिर उनको शरण कौन देता, रखता कौन है अपने पास में, तो श्रीनगर जो अजमेर में जगह वहां का करमचंद पंवार उसको अपने पास में रख लेता है। उसके बाद सांगा राजा बनाता। तो तीनों भाइयों की बातें बता दी मैंने भाई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे सांगा जी आ गए। सांगा जी के टाइम में क्या क्या हुआ, सांगा जी के टाइम लिखा। अब दिल्ली के साथ सांगा की लड़ाई। ये देखो सांगा 1509 में राजा बनते हैं। इनका टाइम पीरियड याद रखना भाई, 1509 से 1528 के बीच दिल्ली के राजा बनते। जब सांगा दिल्ली के राजा बने थे, आप जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे दौर पढ़ोगे कि उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था उसका नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था। लेकिन सांगा की जो लड़ाई है वो सिकंदर लोदी के साथ नहीं हुई। सांगा की लड़ाई सिकंदर लोदी के बेटे के साथ हुई, इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी के साथ में लड़ाई हुई। इब्राहिम लोदी के साथ में सांगा के दो युद्ध हुए। पहले कोटा के अंदर एक जगह पड़ती है खातोली, है ना, कई किताबों में आपके बूंदी लिखा हुआ होगा, बूंदी नहीं है भाई, कोटा, ये ध्यान रखना। खातोली का युद्ध हुआ 1517 में। दोनों राजा अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। सांगा विस्तार करना चाह रहा है, कुंभा के बाद में मेवाड़ बहुत शक्तिशाली होता जा रहा था। उधर सैयद वंश खत्म हो गया, लोधी आए, लोधी भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। इब्राहिम लोधी राजा बना हुआ है। स्वाभाविक बात, लड़ाई होगी। खातोली का युद्ध हुआ कोटा में और इसके अंदर भाई सांगा जीत गया, इब्राहिम लोधी हार जाता है। तो इब्राहिम लोधी को लगा यार बेइज्जती होगी। उसने वापस एक बार, मियां माखन एक सेनापति था, उसके नेतृत्व में वापस सेना भेजी। अपने धौलपुर में एक जगह पड़ती है बाड़ी, और बाड़ी का युद्ध लड़ा अगले साल। लेकिन इस बार फिर सांगा जीत गया था और इसमें मियां माखन के नेतृत्व में सेना भेजी थी, याद रख लेना थोड़ा। तो सांगा ने इब्राहिम लोदी को दो युद्धों में हराया था, खातोली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध। खातोली कहां पे, कोटा। युद्ध कब हुआ, 1517। बाड़ी कहां पे, धौलपुर। युद्ध कब हुआ, 1518। सेनापति कौन आया था इसमें, मियां माखन। दोनों युद्धों में जीता कौन था, दोनों युद्धों में सांगा जीत गया था। दोनों बात याद रखना
कि सांगा के राजतिलक के समय दिल्ली का राजा कौन था? सिकंदर लोदी। लेकिन सांगा का संघर्ष दिल्ली के कौन से सुल्तान से हुआ? इब्राहिम लोदी। कितने युद्ध हुए? 2। कौन कौन से? खातोली और बाड़ी। 1517 कोटा सांगा जीत गया, 1518 धौलपुर सांगा जीत गया, मियां माखन उसमें सेनापति था। तो दिल्ली के साथ संघर्ष की तो ये बातें। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा मालवा के साथ संघर्ष। क्या बात हुई देखो, मालवा में भी सांगा जब राजा बना था, मालवा का राजा था नासिर शाह, पर इनकी लड़ाई नासिर शाह के साथ नहीं हुई। इसकी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी महमूद खिलजी सेकंड के साथ। महमूद खिलजी सेकंड के साथ। फर्स्ट के साथ में लड़ा था कुंभा, सेकंड के साथ में लड़ा अपने सांगा। हुआ क्या था, मालवा में अस्थिरता चल रही थी, मतलब स्टेबिलिटी नहीं थी, राजा हट रहे थे बन रहे थे, हट रहे थे बन रहे थे। महमूद खिलजी सेकंड को या इससे पहले इन राजाओं को हटाने वाला बनाने वाला था तो एक हिंदू सेनापति था वहां पर, इनका मेदिनी राय। आप यूं समझ लो कि कुंभा के टाइम में जो महमूद खिलजी फर्स्ट था उससे लेके और सांगा के टाइम में जो महमूद खिलजी सेकंड है, इसके बीच के जितने भी राजा बने हैं उन सब का यदि कोई बनाने वाला और हटाने वाला है तो वो ये मेदिनी राय। और इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि मेदिनी राय ने अपने लिए अलग से एक जागीर प्राप्त कर ली थी, चंदेरी, और स्वतंत्र शासक की तरह बिहेव करने लग गया था। महमूद खिलजी सेकंड बेचारा ये तो कैसे सहन करे, तो महमूद खिलजी सेकंड ने चंदेरी पर अटैक किया। मेदिनी राय सांगा का दोस्त था तो ये भाग के सांगा के पास आ गया और सांगा ने इसको एक जगह दे दी, अपने झालावाड़ में एक जगह पड़ती है गागरोन। सांगा ने कहा तू तो यहां बैठा, अपने गागरोन में बैठ, मैं देख लूंगा। तो महमूद खिलजी सेकंड को पता चला कि मेदिनी राय गागरोन में, तो उसने गागरोन पर हमला किया। गागरोन अपने भाई झालावाड़ में पड़ता है। सांगा को पता चला कि मेरे दोस्त को हराने के लिए उधर से आ रहा है, उसने कहा नहीं, भाई की तरफ आंख उठाएगा तो पहले अपने से लड़ना पड़ेगा इसके लिए। और सांगा युद्ध करने के लिए सामने चला गया। इस बार सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के बीच में युद्ध हुआ और कहते हैं सांगा हरा देता है, महमूद खिलजी सेकंड को बेरा देता है। और केवल हराता नहीं है, कहते सांगा का एक सेनापति था हरिदास चारण, उन्होंने महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तारी कर लिया था। गिरफ्तार करके लेके आए सांगा दरबार में। सांगा ने कहा कौन है, कहता भाई महमूद खिलजी सेकंड है, भाग रहा था हम तो पकड़ लाए इसको। और सांगा क्या राजी हुआ, सांगा ने कहा जाओ हरिदास जी, पूरा मेवाड़ आज से आपको राजा बनाया जाता है। हरिदास जी ना जो डर महाराज ऐसी क्या बात करते हो, राजा तो आप ही हो, इनाम देना तो मुझे छोटा मोटा इनाम दे दो। सांगा ने कहा लो पूरा नहीं रख रहे तो मैं आपको 12 गांव दे देता हूँ। तो कितने गांव गिफ्ट में दिए थे? 12 गांव गिफ्ट के अंदर दे दी। महमूद खिलजी सेकंड को कई दिनों तक गिरफ्तार करके यहाँ पे रखा था। फिर उसने फाइनली भाताजोड़ी की, माफिया मांगी, उसने कहा मैं तुम्हारी काली गाय हूं छोड़ो। तब उसको 3 महीनों बाद छोड़ा था और तो भी उसके एक बेटे को जमानत के रूप में यहाँ पे रख लिया था। पर इसकी भी खूब तारीफ की गई कि भाई सांगा ने अपने दुश्मन को भी छोड़ दिया था, उसके साथ में भी उदार बर्ताव किया था, उसके साथ में भी अच्छा बिहेव किया था। तो कौन से राजा को रहा था? महमूद खिलजी सेकंड को। कौन से युद्ध में? तो गागरोन के युद्ध में। किसकी सहायता के लिए? मेदिनी राय। मेदिनी राय कहाँ का था? चंदेरी का। गागरोन कहाँ पे पड़ता है? झालावाड़। महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार किसने किया था? हरिदास चारण ने। सांगा ने उनको कितने गांव दिए थे? तो 12 गांव दिए थे। गागरोन का युद्ध हुआ कब था? 1519 के अंदर हुआ था। याद रह जाएगी बात है। चलो इसके बाद आगे और पढ़ते हैं। फिर आगे गुजरात के साथ संघर्ष देखो। क्या करना पड़ेगा इसका, हाँ इसके बाद में आ जाओ अपने गुजरात के साथ में क्या संघर्ष हुआ। मैंने 2 बता दिया आपको। दिल्ली के साथ में संघर्ष इब्राहिम लोदी से, पर जब सांगा राजा बना था तब सिकंदर लोदी थे। मालवा के साथ संघर्ष महमूद खिलजी सेकंड से, पर सांगा जब राजा बना तब उधर नासिर शाह था। सेम इधर सांगा जब राजा बना तब यहाँ का राजा था महमूद बेगड़ा। लेकिन सांगा का जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था मुजफ्फर शाह के साथ। क्या कारण था देखो, मुजफ्फर शाह से क्यों लड़ रही है, मुजफ्फर शाह से लड़ने का क्या कारण था, सुनना बात। गुजरात में एक रियासत पड़ती है ईडर, राठौड़ों की रियासत थी। मारवाड़ वाले राठौड़ों में आगे बता दूंगा। मारवाड़ वाले राठौड़ों का एक भाई ईडर चला गया था, ईडर में जाके उसने अपने रियासत की स्थापना कर दी। गुजरात के अंदर पड़ता है। मतलब ईडर और मारवाड़ में इतनी घनिष्ठता थी कि ईडर में कोई राजा मर जाता तो मारवाड़ का राजा, मारवाड़ के राजा का बेटा गोद लेके वहां पे राजा बनाते थे, और मारवाड़ में कोई राजा मर जाता तो ईडर का कोई लड़का गोद लेके राजा बनाया करते थे। इतना नजदीक रियासत थी। यहाँ पे 2 भाइयों के बीच में लड़ाई चले, एक रायमल और एक बहारमल। इनके बीच में सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा था।
फिर नागौर अपने एक मुस्लिम रियासत हुआ करती थी यहाँ पर, मैंने बताया था कुंभा के टाइम में नागौर को लेके मेवाड़ और गुजरात वाले लड़ रहे थे, वो लड़ाई अभी तक चल रही थी। तो नागौर वाली बात को लेकर मुजफ्फर शाह नाराज था। यहां जब मुजफ्फर शाह को पता चला ऐसा ऐसा ऐसी बात है, तो मुजफ्फर शाह ने बहरमल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और मुजफ्फर शाह की सपोर्ट से बहरमल राजा बना था। तो रायमल भाग के सांगा के पास में है। सांगा की बेटी की शादी रायमल के साथ की हुई थी, तो रायमल जवाई था, तो वो दोनों बेटी जवाई आए, उन्होंने आके सांगा का कि भाई हमारी तो हालत खराब कर रखी है, तो सांगा ने सपोर्ट कर दिया रायमल का। कोई सीधा सा पूछे कि सांगा ने और गुजरात के राजा के साथ लड़ाई क्यों की थी, तो गुजरात के राजा के साथ लड़ाई करने का एक कारण तो था नागौर, और कहते जब मालवा वालों के साथ लड़ाई चल रही थी तो भी गुजरात वालों ने थोड़ी चोरी छुपे सहायता दी थी, तो मालवा को सहयोग। और तीसरा कारण हो जाएगा आपके ईडर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। मुझे याद है एक बार कोई एग्जाम में पूछा था कि गुजरात का सीधा सीधा सा तात्कालिक कारण क्या था, तो ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष जो था उसकी वजह से हुआ था। ईडर में कौन कौन दो भाई लड़ रहे हैं, रायमल और बहरमल। बहरमल का सपोर्ट कौन कर रहा है, तो गुजरात का मुजफ्फर शाह। रायमल का सपोर्ट कौन कर रहा है, सांगा। कहते सांगा सहायता लेके गया, उसने जाके मुजफ्फर शाह और बहरमल को दोनों को हरा दिया, और हरा के वहां पे रायमल को बिठा के आया। कहते हालांकि कई दिनों बाद रायमल की खुद की मृत्यु हो गई थी, फिर बहरमल वापस सांगा के पास आया, उसने सांगा जी को आ गया, सांगा जी मैं भी तो यार आपका कुछ तो लगता है रिश्तेदार तो हुई, मुझे बनाओ। तो बाद में हालांकि यहाँ पे बहरमल को बना दिया था, लेकिन जब रायमल और बहरमल के बीच की लड़ाई थी तो सांगा ने किसको सपोर्ट किया था, रायमल को, और बहरमल को सपोर्ट कौन कर रहा था, मुजफ्फर शाह, और सांगा ने इन दोनों को हराया था। तो सांगा ने दिल्ली के इब्राहिम लोदी को खातौली और बाड़ी के युद्धों में हराया, सांगा ने मालवा के महमूद खिलजी सेकंड को गागरोन के युद्ध में हराया, चंदेरी के मैदानी राय के लिए, उसको गिरफ्तार कर लिया, और सांगा ने गुजरात के मुजफ्फर शाह को हराया ईडर के लिए, और ईडर में रायमल को राजा बनाने के लिए, क्योंकि वो वहां पे किसको सपोर्ट कर रहा था, बहरमल को सपोर्ट कर रहा था। तो ये देख लो भाई, तीनों के साथ अलग अलग संघर्ष मैंने आपको बता दिया। अब ये वो समय था जब भारत पर एक विदेशी आक्रमणकारी दस्तक दे रहा था, और अपने भारत के अंदर एक आक्रमणकारी आया हुआ था बाबर। फरगना नाम की जगह से, अफगानिस्तान साइड से बाबर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया हुआ था, और आक्रमण के लिए आया नहीं था, बल्कि इसने 1526 में 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को मार दिया था, और इब्राहिम लोदी को मारने के बाद इसने दिल्ली और आगरा पर कब्जे कर लिए थे। अब जब बाबर भारत के अंदर आया तब भारत में दो बड़ी शक्तियां हुआ करती थी, एक तो अफगान और एक जो थे वो राजपूत। अफगानों का जो नेता था वो था इब्राहिम लोदी, राजपूतों का जो नेता था वो था सांगा। बाबर एक बात बहुत अच्छे से जानता था कि यदि भारत में राज करना है तो अफगानों को राजपूतों को हराना पड़ेगा। अफगानों को उसने पानीपत के पहले युद्ध के अंदर हरा दिया था, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि उसकी जो टक्कर होगी वो किसके साथ होनी है, सांगा के साथ। तो अब सांगा और बाबर के बीच में लड़ाई है। तो एक तो हम ये कह देंगे भाई सांगा और बाबर के बीच में लड़ाइयां वगैरह होने क्या कारण था, इनके बीच में कौन कौन से युद्ध हुए, क्या हुए, तो वो बातें अभी हम देखते हैं। देखो पहले तो मैं थोड़े कारण वगैरह बता देता हूं, थोड़े क्या कारण रहे होंगे, सुनो। देखो क्यों सांगा और बाबर के बीच में क्यों लड़ाइयां हुई थी, क्या कारण रहे थे इनके। एक तो सीधी सीधी सी बात होती है भाई, मैंने हमेशा ही बताई, और को समझ में आए नहीं आए, वो पॉलिटिकल एम्बिशंस वाला हमेशा याद रखना। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस बार दोनों की। बाबर चाहता है मैं पूरे भारत पे राज करूं, भारत पे राज करने के लिए अफगानों राजपूतों को दोनों को हराना जरूरी, अफगानों को उसने हरा दिया, अब राजपूतों को हराना जरूरी, राजपूतों को राजा सांगा, तो इसके साथ लड़ाई होनी स्वाभाविक सी बात है, लड़ेंगे दोनों आपस के अंदर। फिर कहते हैं जब उधर बाबर और इब्राहिम लोदी लड़ रहे थे तो सांगा ने दिल्ली वालों की खूब सारी जगह पे कब्जा कर लिया था। रणथंभौर के आसपास के 200 गांव थे जो दिल्ली के अंडर में आया करते थे, और सांगा ने देखा कि अच्छा दिल्ली वाला इब्राहिम लोदी उधर ध्यान दे रहा, ध्यान ही नहीं, तो उसने सल्तनत के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिए। दिल्ली का जो राज्य होता था ना वहां सुल्तान बनते थे, इसलिए इसको बोलते सल्तनत। तो उन्होंने सल्तनत के लगभग 200 गांवों पर कब्जा कर लिया। अधिकार किसने कर लिया, सांगा ने। अब जब बाबर राजा बना तो बाबर ने कहा अच्छा ये 200 गांव पहले इब्राहिम लोदी के अंडर में आते थे दिल्ली के, सांगा इधर कब्जा कर गया, इसने कहा मैं गांव लूंगा मेरे वापस। तो उन इलाकों को लेकर तनातनी थी कि इलाके दिल्ली के, तुम इन पे कैसे कब्जा कर सकते हो। फिर मैंने अभी बताया कि अफगानों और राजपूतों का शासन था भारत में मुख्य तौर पे। अफगानों को इब्राहिम लोदी अफगानों का राजा था, अफगानों का नेता था, और पानीपत के पहले युद्ध में बाबर उनको हरा चुका था।
अफगानों के जो लोग हार गए थे, बच गए थे, वो भाग के सांगा के पास आ गए और उन्होंने सांगा कहा कि क्यों ना राजपूत और अफगान मिलके मुगलों से लड़े, बाबर से लड़े। तो अफगानों में राजपूतों में दोस्ती हो रही थी और बाबर ये नहीं चाहता था। अफगान राजपूत फ्रेंडशिप, अफगान राजपूत मित्रता। एक तो इब्राहिम लोदी का भाई आ गया था, महमूद लोदी। उसने कहा भाई साहब हम आपके साथ में। और एक जो था वो अपने मेवात, अलवर वाले को मेवात बोलते थे, यहां का कोई सेनापति था, हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती आ गया था इसके अंदर। तो ये इनके बीच में गठबंधन बन रहा था। बाबर नहीं चाहता था गठबंधन मजबूत बने, वो इनको तोड़ना चाहता था। कल को और भारत के राजा शामिल हो गए तो अपनी वैसे हालत खराब कर दें। फिर बाबर आरोप लगाता है, बाबर ने एक इल्जाम लगाया। बाबर की किताब है बहुत अच्छी, बाबरनामा, टर्किश लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई बहुत शानदार बुक है, तुर्की लैंग्वेज में बाबरनामा। और बाबर ये डेली डायरी, बाबर डेली डायरी लिखता था। आप में से भी कई होंगे अभी होगी डायरी लिखने, डेली लिखते होंगे डायरी। वैसे बाबर भी डायरी लिखता था और बाबर अपनी डायरी के अंदर लिखता है, बाबर डायरी में लिखता है कि जब मैं फरगना के अंदर रह रहा था, मेरे शासन में रह रहा था, तभी सांगा ने मुझे मैसेज किया कि भाई बाबर इंडिया आजा, दोनों मिलके इब्राहिम लोदी को रहेंगे। लेकिन जब मैं इंडिया आया और पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी से लड़ रहा था तो इस सांगा ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। इसने अपने नंबर चेंज कर दिए, मैंने इसको खूब सारे मैसेज भेजे लेकिन इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे कोई रिप्लाई नहीं किए और इसने मेरा प्रॉमिस तोड़ा है, इसने वचन भंग किया है। तो बाबर है वो सांगा पे प्रॉमिस तोड़ने का या वचन भंग का आरोप लगाता है और कहता है मैं अब इसको सबक सिखाऊंगा और मैं इसको मारूंगा, मैं इसे लड़ाई करूंगा, इसलिए मैं लड़ने आ रहा हूं। तो कोई पूछे कि बाबर और सांगा के बीच में लड़ाई के क्या कारण थे, तो बाबर और सांगा के बीच में लड़ाई, ये सब मेंस की बातें। बाबर और सांगा के बीच में लड़ाई कारण एक ये थे कि तो दोनों की पॉलिटिकल एम्बिशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, दोनों भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। सांगा भी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, बाबर भी करना चाहता है। फिर सांगा ने दिल्ली के आसपास के कई 200 इलाकों पर कब्जे कर लिए थे, रणथंभौर के आसपास के इलाकों पर। अफगान थे वो सांगा के नेतृत्व में आ रहे थे, इसलिए अफगानों और राजपूतों के बीच में फ्रेंडशिप हो रही थी। और बाबर ऐसा लिखता है कि सांगा ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ मेरी सहायता नहीं की, जबकि इसी के बुलाने पर मैं आया था। हालांकि ये वाली बात और किसी अन्य सोर्स से नहीं मिलती। तो ऐसा लगता है कि यार बाबर केवल अपने आप को प्रूव करना चाहता है, केवल अपने आप को जस्टिफाई करवाने के लिए उसने ऐसा लिख दिया। फिर अपने को हंसी तो इस बात पर आती है कि यार सांगा इब्राहिम लोदी के लिए तो तेरे को नहीं बुलाएगा, क्योंकि सांगा ने इसी इब्राहिम लोदी को लगातार 2 युद्धों में, खातोली के युद्ध में, बाड़ी के युद्ध में आगे भेज दिया था। इब्राहिम लोदी की तो औकात ही नहीं थी कि सांगा से लड़ाई कर ले, पर फिर भी अपने कारणों के अंदर ये भाई कारण लिखने, इस वजह से सांगा और बाबर के बीच में लड़ाइयां हुई थी। कौन सी लड़ाइयां हुई वो पढ़ते हैं। पहला युद्ध हुआ बयाना का युद्ध। पता चला अब एक चक्कर और क्या था देखो। एक बात ये थी कि बाबर से बहुत साल पहले 1398 में, बाबर 1526 में आ गया था इधर पानीपत के पहले युद्ध में। 1398 में 1398 में बाबर का एक पूर्वज भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, तैमूर। कभी नाम सुना आपने, तैमूर लंग, करीना कपूर वाला बेटा तैमूर नहीं, एक आक्रमणकारी आया था तैमूर, और बहुत दुर्दांत आक्रमणकारी था। कहते हैं उसने भारत में जगह जगह जहां पर गया था वहां पे लोगों को कटवा के उनके सिरों की मीनारें चिनवा दी थी उसने, और दिल्ली पर कब्जा किया था, लूटपाट की थी दिल्ली से, और पर वापस चला गया था। जब बाबर आया था तो सांगा को कुछ ऐसा ही लगा कि आएगा, लूटपाट करेगा, दिल्ली को कमजोर करेगा और वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर वापस गया नहीं, बाबर वहीं रुक गया। बाबर रुक गया तो सांगा को लगा अच्छा बाबर तो यहीं रहेगा भारत में। और उसने अब चूंकि ये अपने दिल्ली और आगरा पे कब्जा किया था, आगरा के पास में भरतपुर, तो उसने भरतपुर वाले इलाकों पे कब्जा कर लिया। तो सांगा ने कहा अब तू राजस्थान में एंट्री कर रहा है तो अब मैं लड़ूंगा। तो सांगा सामने ही चला गया लड़ने के लिए। बयाना का किला है भरतपुर में, अपने बयाना की जगह, वहां पे बयाना का किला है। और ये किला उसने आपके बाबर ने अपने एक सेनापति को दे रखा, एक मेहंदी ख्वाजा नाम का सेनापति था, और मेहंदी ख्वाजा को एक किला दे रखा। इधर से सांगा गया ये किला लेने के लिए। मेहंदी ख्वाजा को पता चला कि सांगा आ रहा है, उसने बाबर के पास मैसेज किया कि भाई अकेले पार पड़ेगी नहीं और सेना भेजो, और सांगा बड़ी सेना लेके आ रहा है। तो उसने क्या किया, इधर एक सेनापति और भेज दिया, सुल्तान मिर्जा। हाँ याद हो जाएगा सुल्तान मिर्जा, तो वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, अजय देवगन का क्या नाम होता है, सुल्तान ही होता है, सुल्तान मिर्जा ही होता है। तो वैसा ही भाई सुल्तान मिर्जा इसका नाम था। तो इधर से मेहंदी ख्वाजा तो पहले से ही वहां का किले का प्रोटेक्टर है, डिफेंडर है, और सुल्तान मिर्जा एक नया सेनापति है।
सांगा के साथ में युद्ध हुआ, लेकिन सांगा ने इस युद्ध में 16 फरवरी का युद्ध है भाई, 16 फरवरी 1527 को, लेकिन सांगा इस युद्ध के अंदर जीत जाता है। बयाना वाले युद्ध के अंदर सांगा जीत जाता है, बाबर को हारना पड़ा। तो बाबर को लगा कि यार सांगा ने तो हरा और दिया, तो बाबर इस बार खुद आए और उसने कहा मैं लड़ूंगा इस बार वापस, और सांगा वहीं बैठ गया, अपने कोई बात नहीं। फिर वह वापस भरतपुर के अंदर ही एक जगह पड़ती है, ये बयाना वाला याद रख लेना भाई, 16 फरवरी 1527 को बाबर और सांगा के बीच का युद्ध है। बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था, और नई सेना जो आई थी सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में आई थी, और जीता इसके अंदर सांगा था। सांगा की तरफ लिखा हुआ सांगा जीता था इसके अंदर। अब जब बाबर नई सेना लेके आ रहा है उधर से, सांगा उधर ही बैठा हुआ है, तो इनके बीच में वापस एक युद्ध हुआ, और इस बार जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम था खानवा। राजस्थान हिस्ट्री का सबसे टर्निंग पॉइंट, राजस्थान हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, पक्का याद रखना आप खानवा का युद्ध। क्या था, थोड़ी बातें और सुनो। हुआ क्या कि बाबर उधर से नई सेना लेके आता है अपनी, और बाबर सेना लेके बैठ जाता है। सांगा इधर से अपने, सांगा कहते हैं कि सांगा ने राजस्थान के सारे राजाओं को लेटर लिखे थे, और राजाओं को लेटर लिखे कहा कि भाई देख लो, बाबर उधर से तैयारी करके आया एक विदेशी आक्रमणकारी, और तुम मेरा साथ दो, मैं इसके खिलाफ लड़ाई करने जा रहा हूँ। सबने कहा कि हाँ हम भी तेरे साथ तैयार है, तुम अपने कर लड़ाई, हम आ जाएंगे तेरे साथ के अंदर। तो राजस्थान के सारे राजाओं ने अपनी सेना भेजी थी। कहते उसने लेटर लिख के बुलवाया था सबको। तो लेटर लिख के बुलवाने को अपने राजस्थानी में एक टर्म बोलते हैं पाती परवन। तो कोई पूछे, पाती का मतलब लेटर, परवन मतलब भेजना। तो कोई पूछे कौन से राजा ने लेटर भेज के साथियों को सहायता के लिए बुलाया था, तो सांगा ने बुलवाया था। कौन से युद्ध से पहले, तो खानवा के युद्ध से पहले बुलवाया था उसने। इस व्यवस्था क्या बोलते हैं, तो इस व्यवस्था को पाती परवन कहते हैं। ये तो इधर से सांगा की तैयारी। उधर से बाबर अपने क्या बातें कर रहा है, बाबर को भी पता था शक्तिशाली शत्रु है। बाबर ने अपनी एकदम तैयारियां वरियां करने शुरू की। बाबर के पास में तोपें थी, भारत में सबसे पहले कोई तोपों का यूज करना शुरू करता है, कैनन्स, तो बाबर ही था। बारूद का प्रयोग बाबर ही करना शुरू करता है। उसके बाद तोपे वगैरह थे, उसने तोपे वगैरह अपनी लगवानी शुरू की, अपने सैनिक जो घायल हो गए थे उनको सही करवाना शुरू किया, और अपनी तैयारियां करी। लेकिन भाई बाबर की सेना कम थी और सांगा की सेना थोड़ी ज्यादा थी, और सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध में हरा दिया था, इसलिए उसके जो सोल्जर थे उनका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो रखा था, बहुत गिरा हुआ कॉन्फिडेंस था। और उन दिनों में कई ज्योतिषियों ने और घोषणा की कि बाबर हार जाएगा, इसलिए सैनिकों को और सबको लगता था यार लफड़ा ही। अब कहते हैं कि महीना भर तक तैयारियां की दोनों ने, और अब जैसे बाबर ने कहा अब युद्ध करना है। जैसे खानवा का युद्ध ना 17 मार्च को हुआ था, याद रख लेना, इसकी तारीख याद रखना भाई, उसकी याद रहे नहीं रहे, उसके एक महीने बाद है लगभग 17 मार्च, एक महीना एक दिन। हालांकि वो जो मैंने किताब बताई वीर विनोद, श्यामल दास जी वाली किताब, वीर विनोद में तो इसकी तारीख 16 मार्च है। तो आपको कोई स्पेसिफिक पूछ ले कि वीर विनोद में खानवा युद्ध की क्या तारीख है, तब तो 16 मार्च बता देना। और अन्यथा यूं पूछे खानवा युद्ध कब हुआ था, तो 17 मार्च, 17 मार्च 1527 को हुआ था। और बाबर ने अपने सैनिक वैनिक तैयार किए, तोपे वोपे लगाई, और बाबर ने एक दिन अपने सैनिकों को भाषण दिया, और बाबर ने कहा भाई कल अपने लड़ाई करेंगे, और सैनिकों ने मना कर दिया। सैनिकों ने कहा नहीं भाई हम तो लड़ाई नहीं करेंगे। क्यों लड़ाई नहीं करोगे, उसने कहा क्यों नहीं करोगे, एक तो इसने थोड़े दिन पहले बयाना के युद्ध के अंदर अपने को भगा भगा के मारा, और फिर हमने सुना है ऐसा, मुसलमान राजाओं की गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी थी, स्पाई बहुत अच्छे हुआ करते, सारी न्यूज ला के देते थे। तो पता चला, उनका हमने सुना है कि एक तो सांगा की सेना वैसे ही बहुत बड़ी है, फिर सांगा के बारे में और सुना है कि इसने आज दिन तक जिससे भी लड़ाई की है उसको रोंद के रख दिया, बींद के रख दिया इसने। फिर हमने और सुना है कि इस आदमी के एक आंख नहीं है, एक पैर से ये लंगड़ा है, एक इसके हाथ नहीं है। अब जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, वो आदमी लड़ने के लिए आ रहा है, तो आदमी तो नहीं, डाकी है, भूत है, और उससे क्या लड़ेंगे यार, अपने को मारेगा। बाबर को लगा यार यदि सैनिक नहीं लड़े तो अपने तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और अपने लड़ेंगे कैसे। तो बाबर ने कहते सैनिकों में जोश लाने के लिए बाबर ने और भाषण दिया, और बाबर ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, बाबर खुद के लिए लड़ना चाहता है। सैनिकों में से किसी ने कहा लगता है क्या, दिख ही रहा हो। उसने कहा नहीं। तुम्हें क्या लगता है, बाबर साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ना चाहता है। सैनिकों ने कहा हाँ। बाबर ने कहा नहीं, तुम गलत फहमी में हो, बाबर ने खुद के लिए लड़ना चाहता है ना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ना चाहता है। बाबर इस्लाम की इबादत करने के लिए लड़ना चाहता है, मजहब के लिए लड़ना चाहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि धरती के इस छोर से लेकर उस छोर तक, मैदान, पहाड़, नदी और मरुस्थलों में इस्लाम का झंडा फहराया जाए। मैं कल धर्म की लड़ाई करूंगा, मजहब की लड़ाई करूंगा, मैं जिहाद करूंगा। जो मुस्लिम राजा युद्ध के लिए लड़ते थे उनको बोलते थे जिहाद। मैं कल जिहाद करूंगा, और आप में से जो कोई मेरे साथ लड़ना चाहता है वो आ जाए, यदि नहीं लड़ना चाहता तो चला जाए। कोई भी नहीं आएगा तो कल बाबर अकेला लड़ेगा।
और यदि मैं जीत गया तो मैं गाजी बन जाऊंगा। वे योद्धा जो बिना पैसे के धर्म के लिए लड़ते थे उनको बोलते थे गाजी। और यदि मैं मर गया तो मैं शहीद कहलाऊंगा और जन्नत में बेहतर हूरें मेरा इंतजार करेगी। उस प्रकार के उसने जन्नत के सपने दिखाए, उस डायलॉग दिए उस प्रकार। अब आपकी इच्छा है, आना चाहो तो आ जाना, नहीं आओ तो मत आना। अब थोड़ा यूं मजहब का, इस्लाम का, जन्नत की ऐसी बातें की, थोड़ा सैनिकों के अंदर यूं जोश है। पर फिर भी सैनिकों में कोई एक इंटेलिजेंट था और उसने कहा साहब रुको एक बार, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो कि इस्लाम की सेवा करनी है, अल्लाह की बात माननी है, जिहाद करना है, गाजी बनना है, लेकिन सुबह शाम दोनों टाइम तो दारू पीते रहते हो। इस्लाम में तो अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि शराब पीना हराम है। और बाबर भाई एक एक नंबर का दारूड़ी आदमी था। आप उसकी बाबरनामा पढ़ लो तो पेज पेज पर दारू दारू है हर जगह। मतलब माँ सुबह उठा और शरीर टूट रहा था और मैंने शराब पी, दोपहर का खाना खाने के लिए बैठा, कोई रिश्तेदार आ गए थे उनके लिए फिर शराब पीनी पड़ी, शाम को मौसम ही थोड़ा ठंडा था, नजाकत देख के शराब पीनी पड़ी। हर जगह वो दारू की बातें करता है, दारूड़ी है, सारे दिन तो दारू पीता रहता है और तू अब इस्लाम की बातें सिखाएगा। और बाबर को लगा कि यार ये बात तो गलत हो गई। बाबर के हाथ में उस टाइम पैक लिया हुआ ही था, ऐसा डायलॉग तो आदमी पैक लेने के बाद ही दे सकता है। और बाबर ने वो पैक फेंक दिया और बाबर ने कहा, बाबर कसम खाता है कि आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाएगा। लोग उनका वो जो अंदर पड़ी पेटियां, वो बाबर ने कहा सब फेंक दो और सारी पेटियां वेटियां उसने फेंकवा दी। इतने में एक फौजी और खड़ा और उसने कहा कि कुरान ये भी कहती है कि कोई भी मुस्लिम राजा किसी मुस्लिम व्यापारी से टैक्स नहीं लेगा, किसी मर्चेंट से टैक्स नहीं लिया जाएगा। और तुम एक टैक्स लेते हो। बाबर एक टैक्स लेता था, तमगा। ये क्या है? बाबर ने कहा कि बाबर प्रतिज्ञा करता है, रेजुलेशन लेता है कि आज के बाद किसी भी मुस्लिम ट्रेडर से तमगा टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब बताओ, अब भाई सैनिक तैयार, नारे लगवा दिए अल्लाहू अकबर के, सैनिक सारे तैयार हो गए। तो याद रखना, कोई पूछेगा कि बाबर ने कौन से युद्ध को जिहाद डिक्लेयर कर दिया था, खानवा के युद्ध को। कोई पूछेगा इस युद्ध, किस युद्ध से पहले बाबर ने शराब नहीं पीने की कसमें खाई थी, खानवा का युद्ध। किस युद्ध से पहले बाबर ने एक टैक्स हटा दिया था, खानवा का युद्ध। कौन सा टैक्स था? तमगा टैक्स था। लेता कौन था? बादशाह लेता था। किससे लेता था? तो व्यापारियों से लेता था, लेकिन उसने सारे हटा दिए थे। सारी बात याद, जिहाद वाली बात याद रखना, शराब वाली बात याद रखना और तमगा टैक्स वाली रखना। और इधर सांगा क्या करता है? सांगा राजस्थान के सभी राजाओं को लेटर लिखता है और लेटर लिख के उनको बुलाता है। और इस व्यवस्था क्या बोलते हैं? पाती पर्व। कौन कौन से राजा आए थे, मैं तो एक बार मुख्य मुख्य नाम बता देता हूं, बाकी आपके नोट्स में सारे नाम लिखे हुए होंगे, वहां से आप और पढ़ लेना। पर ये याद रखना थोड़े नाम आप, कि सांगा की सहायता करने के लिए कौन कौन आए थे। तो आपने लो जयपुर से ही शुरू कर देता हूं आपको। जयपुर को तब बोलते थे आमेर, और आमेर से गया था एक बंदा पृथ्वीराज। अलग है भाई, ये उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज नहीं है। फिर ये जोधपुर को बोलते थे मारवाड़, और मारवाड़ से उस समय गया था मालदेव। आगे हम मालदेव पढ़ेंगे भाई, बहुत शक्तिशाली राजा हुआ है मालदेव। हालांकि कहते हैं मालदेव उस टाइम राजकुमार ही था। उस समय जो मारवाड़ का राजा था वो तो था गंगा, पर गंगा जी खुद गए नहीं, गंगा जी ने अपने बेटे का तू चला जा रहे। ऐसे बीकानेर, बीकानेर में राजा तो जेतसी थे, लेकिन उन्होंने भी अपने बेटे को भेज दिया था, कल्याणमल को। तो ये भी याद रख लेना भाई, बीकानेर जोधपुर दोनों से राजकुमार आए थे, नहीं कि राजा। राजा जेतसी और गंगा थे, लेकिन भेज दिया था उन्होंने कल्याणमल को, राजा ये था। ऐसे ही मेड़ता, मेड़ता से आया था वीरमदेव। एक रियासत सिरोही, सिरोही से आया था अखेराज देवड़ा। याद रखना, वैसे तो मैं आगे और पढ़ाऊंगा। इस अखेराज को भी उड़ना अखेराज कहते हैं, जैसे उसको उड़ना पृथ्वीराज, इसको उड़ना अखेराज। ऐसे ही आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा को मिला के बोलते थे वागड़, और वागड़ से आया था उदय सिंह। इस उदय सिंह के बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा अलग हुए हैं, तब तक तो एक ही थे, वागड़ में ही आते थे। इसे ईडर, ईडर में रायमल भारमल वाली लड़ाई थी, तब तो भारमल को हालांकि सपोर्ट नहीं किया था, पर फिर रायमल की डेथ के बाद भारमल को सपोर्ट किया था। इस युद्ध के टाइम भारमल ही राजा था, ईडर से आया था भारमल। अभी मैं एक बता रहा था वो चंदेरी, तो चंदेरी वाला मेदिनी राय की सहायता की हुई, तो वो तो आएगा यार, सीधी सी बात है दोस्त है। तो यहां से आया था मेदिनी राय, मेदिनी राय आ गया था यहां से। और इसके बाद में ये तो मुख्य मुख्य से नाम याद रखना, मैं मिटा के और बताता हूं आपको। आमेर से आया था पृथ्वीराज, मारवाड़ से मालदेव, आलंगी राजा गंगा, बीकानेर से कल्याणमल, आरंगी राजा जेतसी है, मेड़ता से वीरमदेव, सिरोही से अखेराज देवड़ा, इसको उड़ना अखेराज भी कहते हैं, वागड़ से उदय सिंह,
और इधर से भारमल, याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना कि भारमल बन गया था अब सांगा को सपोर्ट करने लग गया था, और चंदेरी से कौन है आपके, मेदिनी राय आ गया। 2-3 नाम और रखना। एक चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है अपने सादड़ी, यहां से एक बंदा आया था झाला अज्जा, नाम याद रखना। मैंने कल आपको बताया था कि सलुम्बर वाले जो थे वो सबसे मुख्य सेनापति हुआ करते थे, तो सलुम्बर वाले आए थे इस युद्ध में, और सलुम्बर वालों की तरफ से आया था इसके अंदर रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत नाम है भाई, देख लेना, ये ना थोड़ा याद रख लेना, नाम नोट्स में और लिखा होगा, रतन सिंह चुंडावत आए थे इसमें। फिर एक मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है रायसीन, वहां रायसीन से एक बंदा साथ देने के लिए आया था सलहदी तंवर। तो देख लो सब आसपास के सब लोग आ रहे हैं। और 2 नाम मैंने आपको अभी बताए थे, एक तो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई जो था महमूद लोदी, वो आया था अफगानों में, और एक अपने मेवात वाले जो हसन खान मेवाती, नाम में मेवाती लगा लिया, देखो मेवात का था, ये आए थे। तो देख लो खूब सारी लिस्ट बन गई भाई, इतने राजाओं की सेना होगी, सेना अपने आप में बड़ी हो ही जाएगी। थोड़े नाम, सादड़ी वाले झाला अज्जा का नाम पक्का याद रखना आप, तो इनका नाम याद रखना, आगे काम आएगा अपने नाम। तो ये मुख्य मुख्य लोग जो इसमें सांगा की तरफ से भाग लेने के लिए आए थे। कहते हैं भाई युद्ध शुरू हुआ, और युद्ध शुरू हुआ तो ये नाम तो पढ़ लेना, मैं मिटा देता हूं इनको वापस, है ना। युद्ध शुरू हुआ, एक तरफ आपके इधर तो सेना खड़ी सांगा की, कहते भाई एक तरफ तो सेना खड़ी सांगा की, इधर तो मान लो, और इधर सेना खड़ी बाबर की। सांगा की सेना थोड़ी ज्यादा, बाबर की सेना थोड़ी कम, लेकिन बाबर के पास में तोपें थी, और इसने अपनी तोपें लगा रखी थी। एक तोप इधर लगा रखी है, हम मिडिवल पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे, अली और मुस्तफा नाम के इसके जो तोपची थे, और तोपें लगा रखी। अपने राजस्थान वालों ने या इंडिया में तब तक तोपों का प्रयोग हुआ नहीं था, इसलिए ये लोग इतना जानते ही नहीं थे, तोपों के बारे में अवेयर नहीं थे। बाबर ही तोपें लेके आया था पानीपत वाले युद्धों में, उसी ने इस्तेमाल करनी शुरू की थी। इसलिए शुरुआत में जब तोपों वाला हमला हुआ, इसलिए इनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और कईयों को तो पता ही नहीं था तोपें क्या होती। आग निकलनी शुरू हुई तो कईयों को लगा कोई देवी देवताओं को सिमर के नहीं है इसलिए नाराज है, कोई भूमियों से आगे प्रसाद बोलने शुरू की। धीरे धीरे पता चला यार इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, थोड़ा अलग हटके युद्ध करने शुरू किए कि अरे आपने इनके तोपों के सामने आओ, मतलब तोपें भारी थी, ज्यादा मूवेबल थी नहीं, तो तोपों से हटके युद्ध करना। पर बाबर का युद्ध करने का एक और बड़ा जोरदार तरीका था, तुलगुमा युद्ध पद्धति। अपने लड़ाई का ये तरीका होता था, एक इधर से एक इधर से, आमने सामने की लड़ाई होती थी। हाथी हाथी से, घोड़ा घोड़े से, आपका पैदल पैदल से, तलवार तलवार से, भाला भाले से, सीधा लड़ाई करता था। लेकिन बाबर ने क्या किया, ये सैनिक तो लड़ रहे थे, आमने सामने की लड़ाई हो ही रही थी, उसने एक टुकड़ी, मान लो ये इधर इधर ये लड़ाई चल रही, एक टुकड़ी इधर से और भेजी, एक टुकड़ी इधर से और भेजी, और इन्होंने भी जाके इधर से हमला करना, 3 तरफ से घेर के मारा। ये जो उसका सिस्टम था उसको तुलगुमा पद्धति बोलते। अपने वालों को इधर समझ में नहीं है, एक इधर बंदा लड़ रहा है, एक सामने लड़ रहा है, आपस में तलवार चला, इतने में तिरछा एक आदमी आ गया, उसने आज तलवार चलाने शुरू की। इतने अपने वालों के इधर तो कह रहे चिटिंग है, इधर से किधर से, सामने से सामने से, एक एक लड़ो। लेकिन इतने में तो उन लोगों ने हमला कर दिया और इनको खूब सारा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जब सांगा ने देखा, सांगा कहीं बीच के अंदर खड़ा था, लड़ रहा था और हाथी के ऊपर बैठ के, और सांगा ने जब ये देखा कि यार मेरे सैनिक मर रहे हैं, आगे तोपों से मर रहे हैं, तुलगुमा से मर रहे हैं, तो सांगा ने अपने महावत को कहा, जो हाथी चलाने वाला, उसका कि मुझे आगे आगे लेके जाओ। लोगों ने मना भी किया कि साहब आप मत जाओ, आप क्या करोगे युद्ध के अंदर जाके, आप पीछे बैठ के गाइड ही करते रहो हमें। नहीं नहीं मुझे लेके जा, मैं लड़ूंगा खुद। और सांगा खुद आगे लड़ने लगा यहाँ पे। और कहते सांगा जब खुद आगे लड़ने लगा तो बाबर को एक बात बता दी कि हिंदुओं में एक बहुत बड़ी समस्या थी, यदि राजा मर जाता या यदि राजा भाग जाता तो सारी सेना भी लौट जाया करती थी, बाद में लड़ते नहीं थे। राजा मर गया तो कहा बस भाई अब जाओ, राजा छोड़ो। यहाँ तो ये सिस्टम था कि मान लो वागड़ वाला उदय सिंह अपने 5000 आदमी लेके खड़ा है, और यदि उदय सिंह लड़ाई की शुरुआत में मर गया तो 5000 आदमी बाहर निकल जाए। इनकी जो वो जितनी भी सहानुभूति थी वो अपने सेनापति होता उसके प्रति हुआ करती थी, बाकी के साथ में नहीं हुआ करती थी। इसी के साथ में हमारा तो मैच हो रहा है। तो वो सैनिक निकल गए भाई, सारे के सारे बाहर निकल गए। तो अब सांगा आ गया है, सांगा आ गया यार, सांगा ने आके लड़ाई करनी शुरू की। बाबर को ये बात पता थी, बाबर ने अपने सैनिकों को अपना तो केवल सांगा टारगेट होना चाहिए, इस पे मारो जितने तीर मार सकते हो। तो अब सबने अपने तीर बंदूकें उधर इस्तेमाल करने शुरू की। कहते कोई तीर लगा, सांगा अपने हाथी वाले होदे में गिर गया,
बाकी सेना को लगा कि सांगा की डेथ हो गई होगी, इसलिए सेना में अफवाह फैलनी शुरू हुई, सेना वापस भागने लग गई। हालांकि कहते हैं कि मेवाड़ की सेना में जब भी राजा घायल हो जाता था तो राजा वाले मुकुट छत्र पहन के सादड़ी का कोई झला बैठता था, इसलिए यहाँ पे सांगा की जगह झला अज्जा आता है। याद रखना भाई, कोई पूछेगा खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर युद्ध को लीड किसने किया, तो झाला अज्जा ने। लेकिन तब तक अफवाह बहुत ज्यादा फैल गई थी, सैनिक सारे भाग गए थे, बाबर युद्ध को जीत गया था। तो खानवा वाले युद्ध के अंदर बाबर जीत जाता है। झाला अज्जा लीड करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बाबर की इसमें जीत हुई थी। बाबर जीतने के बाद उपाधि धारण करता है गाजी, तमंचे पे डिस्को करता है उस बाबर ने युद्ध जीत लिया भाई, खानवा वाला युद्ध जीत लिया था। कहते हैं सांगा घायल हुआ, घायल होने के बाद सांगा को दौसा में एक जगह पड़ती है बसवा, वहां पे लेके आए और वहां पे सांगा का इलाज वगैरह करवाया, होश आया तो सांगा ने पूछा भाई कहाँ है आपने, कहा आपने दौसा में बसवा है। तो बाबर युद्ध जीत गया। अब तो बाबर उसके बाद गया था चंदेरी, हुआ क्या, चंदेरी वाला मैदानी राय सांगा का साथ देने के लिए आया था। जैसे बाबर जीत गया तो बाबर ने पूछा कि वो कौन तारे सामने उधर ज्यादा उछल कूद कर रहा था, वो चंदेरी का मैदानी राय, सांगा का अच्छा दोस्त है। तो कहा इस बार हमला मैदानी राय पे किया जाए, तो वो तो चंदेरी गए। तो सांगा ने कहा कि चंदेरी राय ने मैदानी राय ने अपना साथ दिया था, अपने मैदानी राय का साथ देंगे, चलो बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए चंदेरी चलेंगे। लोगों ने समझाया कि सर प्लीज एक बार खुद को कांच में देख लो, कितने शरीर पे घाव लगे, 80 घाव है आपके शरीर पे, क्या तो अब युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो। पर सांगा ने कहा कि नहीं, मैं युद्ध तो लड़ने के लिए जाऊंगा, और जब तक युद्ध नहीं लड़ लूंगा मैं साफा नहीं बांधूंगा। और अपने सैनिकों को लेके वहां से चल पड़ा। सैनिक बीच में ना ना करते रहे पर नहीं माना। फिर फाइनली चंदेरी के पास पहुंचे तो यूपी में एक जगह पड़ती है इरीच, यूपी में एक जगह है, वहां पे खाना खाने के लिए बैठे। साथियों को जब लगा कि खुद तो मरेगा, अपने को और मरवाएगा, उन्होंने सांगा खाने में जहर मिलवा दिया। जहर की वजह से सांगा को उल्टियां वगैरह हुई। थोड़ा सा आगे और बढ़े, आगे यूपी में एक गांव और पड़ता था कालपी, यहाँ पे सांगा की डेथ हो गई, वापस ले गए डेड बॉडी। अपने भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मंडलगढ़, यहाँ पे सांगा की छतरी है। तो ये 4 जगह याद रखना भाई कि सांगा का इलाज कहाँ पे किया गया, बसवा, सांगा को जहर कहाँ पे दिया गया, इरीच, सांगा की मृत्यु कहाँ पे हुई, कालपी, सांगा की छतरी या सैनिटप उसकी कहाँ पे है, तो उसकी मंडलगढ़। बसवा दौसा में पड़ता है, इरीच कालपी उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, मंडलगढ़ जो अपने भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। आप यदि रेल मार्ग से बसवा दौसा की तरफ जाओगे तो बसवा बीच में आता है, रेल मार्ग से आपको सांगा का चबूतरा भी दिखाई देता है। पर विडंबना देखिए कि इतिहास का भारत का अप्रतिम योद्धा का जो चबूतरा बना हुआ है, जहां पे सांगा का इलाज किया होता है, सरकारी संरक्षण के अभाव में जीर्ण शीर्ण है, लोगों ने वहां पर कब्जे तक कर रखे। तो अलग सी वो है कि भारत देश अपने योद्धाओं का कभी सम्मान नहीं कर पाया ढंग से, वो सांगा वाले उस चबूतरे को देख के लगता है। तो ये 3-4 चीजें और याद रख लेना भैया। फिर सांगा की डेथ हो गई। सांगा की 2 उपाधियां याद रखना। सांगा की एक तो उपाधि है हिंदू पथ, भाई हिंदुओं का स्वामी, और एक सांगा की उपाधि है सैनिकों का भग्नावशेष। मैं बताता हूं, देखो क्या मतलब है। भग्न का मतलब होता है जला हुआ, अवशेष का मतलब टुकड़ा, या इंग्लिश में कहें तो रेमनेंट्स, रेमनेंट्स बचा हुआ था, जला हुआ टुकड़ा बचा हुआ था, मतलब एक पूर्ण सैनिक नहीं था भाई। जिस आदमी के हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, तो आप उसको क्या कहोगे, पूर्ण सैनिक कैसे कहोगे। वो तो कविता ही अपनी, 80 घाव लगे थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। पर था बड़ा योद्धा आदमी, बड़ा उस टाइम का बड़ा राजा होता। मैं बाबर भी खूब तारीफें करता है, और बाबर कहता है कि जब सांगा की सेनाएं निकलती है तो 200 मुस्लिम राजाओं के झंडे उसके सामने झुक जाते हैं। हालांकि अतिशयोक्ति है, 200 मुस्लिम राजा भारत में थे ही नहीं तब, पर बाबर ऐसा कहता है। बाबर ही कहता है कि सांगा के दरबार में 7 राजा थे, 9 राव थे और 104 सरदार थे। टाइटल है, राजा थोड़ा बड़ा टाइटल है, उससे छोटा टाइटल राव, उससे छोटा टाइटल सरदार या सेनापति कर दो। तो याद रखना कि सांगा के दरबार में कितने राजा, कितने राव और कितने सरदार थे, 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार। ऐसा कौन कहता है, जैसा बाबर कहता है। बाबर ने इतनी तारीफें की है उसकी। तो ये सांगा और बाबर के बीच की भाई लड़ाई। थोड़ी सी बातें और बता देता हूं, देखो मैं कि सांगा क्यों हार गया, या 2 चीजें पढ़ लेते हैं। देखो अपने, एक तो सांगा की हार के क्या कारण थे, वैसे तो मैंने बता ही दिया आपको, कॉजेज ऑफ डिफीट, ये मेंस की बातें हैं सारी। और एक खानवा के युद्ध का इंपॉर्टेंस क्या है, या उसके कॉन्सिक्वेंस क्या थे, या उसका
इम्पैक्ट क्या पड़ा, दो चीजें पढ़ लेते हैं अपने। देखो, हार के कारण मैंने अभी आपको बताया, सिंपल सिंपल से, सीधे सीधे से। एक तो जो सांगा की सेना थी उसमें लैक ऑफ यूनिटी है। थाने में थानेदार एक ही होना चाहिए, बाकी सब सिपाही होने चाहिए। यहाँ सारे थानेदार अलग अलग जगह से आपने इकट्ठे तो कर लिए, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। लेकिन वो पबेड़, जब दिग्विजय सर पबेड़ बढ़ाएंगे तब आपको और बताएंगे कि निर्देश की एकता होनी चाहिए, डायरेक्शन कहां से आ रही है उसमें यूनिटी होनी चाहिए। यहाँ पे यूनिटी नहीं थी। यहाँ पे जो सेना आई थी वो केवल अपने सेनापति का ऑर्डर फॉलो कर रही थी, दूसरे का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही थी। तो एकता का अभाव था। एक तो सैनिकों के बीच में सबसे बड़ा, तो अलग अलग सेनापति थे, इसको मैं और डिस्क्राइब करूं मैं लिख सकता हूं, अलग अलग सेनापति, डिफरेंट डिफरेंट कमांडर इन चीफ। दो बातें मैंने बताई, बाबर के पास में तोपें थी, कैनन्स थी, अपने वाले आर्टिलरी थी, तोपों के बारे में जानते ही नहीं थे। एक बात मैंने और बताई, बाबर का लड़ने का तरीका ही अलग सा था, तुलगुमा, और अपने वाले को तुलगुमा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इस वजह से ही हारने थे। फिर आप नोटिस करो, बयाना का युद्ध हुआ है 16 फरवरी को, खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च। एक महीने का टाइम क्यों दिया? जब आप जीत गए थे बयाना के अंदर, तो फिर आपको हाथों हाथ खानवा पर हमला कर देना था, पर नहीं, उन्होंने उसको सफिशिएंट टाइम दे दिया था तैयारी करने के लिए। फिर जब आपके 80 घाव लगे हुए, आप इतने घायल हो, तो युद्ध लड़ने के लिए खुद जा ही क्यों रहे हो? यदि सांगा नहीं जाता और सेना ही लड़ती रहती तो एक उम्मीद है कि फिर भी जीत सकता था। वैसे सांगा खुद घायल हुआ तो सेना वहां से भागनी थी। तो एक वो भी कारण है अपने आप में कि सांगा खुद युद्ध के मैदान में चला गया, स्वयं युद्ध के मैदान में चला गया था। फिर कईयों ने बिट्रायल भी किया था भाई, विश्वासघात भी हुआ था सांगा के साथ में। कई बीच में उधर चले गए थे, जैसे एक मैंने बताया था रायसीन का सलाहदी तंवर, ये बीच में उधर बाबर की तरफ चला जाता है। रायसीन मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, वहां का था, ये चला गया था उधर। और एक जो था आपके नागौर के अपने खानजादे मुस्लिम थे, ये उधर चले गए थे। बीच में उधर बाबर की तरफ चले जाते हैं। तो ये 6 कारण याद रखना आप, कि एक तो एकता का भाव था, सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में थी, बाबर के पास में कैनन्स थी, बाबर की तुलगुमा स्टाइल थी, फ्लैंकिंग मूवमेंट बोलते थे इसको, फ्लैंकिंग मूवमेंट का दो, या ये आपका तुलगुमा वाला का दो। फिर जो सांगा था, बाबर को बयाना के युद्ध के बाद एक सफिशिएंट टाइम दे देता है तैयारी करने के लिए। सांगा खुद युद्ध के मैदान में चला गया जबकि वो घायल था। सांगा के कई जो